अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले एनीमिया का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम एनीमिया को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। इसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें एक तो रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, दूसरा ये कि इसमें हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और तीसरा ये कि इसमें पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स की जो परसेंटेज है प्लाज्मा में वो डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स 45% होती हैं और प्लाज्मा 55% होती हैं, लेकिन जब एनीमिया हो जाता है तो पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मींस रेड ब्लड सेल का परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। Causes for reduction in red blood cell count, hemoglobin count and पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब इस रेड ब्लड सेल काउंट, हेमोग्लोबिन काउंट और पैक्ड सेल वॉल्यूम की जो रिडक्शन होती है उसकी क्या काजेज़ हैं? 3 मेन काजेज़ हैं। एक तो ये कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होती है, दूसरा ये कि रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है बॉडी में, और तीसरा ये कि बॉडी से ब्लड की लॉस ज़्यादा होती है। जब हेमोरेज हो जाए, मीन्स ब्लड लॉस हो जाए, या कोई और कंडीशन आ जाए जिसमें बॉडी से सेवियर ब्लड लॉस हो जाए, तो इस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है। तो ये जितनी भी इंसिडेंट्स है ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर के केस में भी हो सकते हैं या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की कंडीशन में भी हो सकते हैं, जैसा कि ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, या ड्रग्स और ट्रक्जीन के एक्सपोजर की वजह से हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को 2 मेथड के थ्रू क्लासीफाई किया गया है। एक है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनीमिया को रेड ब्लड सेल के साइज़ और कलर के बुनियाद पे क्लासीफाई किया गया है। रेड ब्लड सेल के साइज़ के बारे में हमें मीन करपस्कुलर वॉल्यूम से पता चलता है। मीन करपस्कुलर वॉल्यूम मीन्स एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल के कलर के बारे में हमें मीन करपस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से पता चलता है। मीन करपस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मीन्स एवरेज हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो एवरेज हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से हमें रेड ब्लड सेल के कलर के बारे में पता चलता है, और रेड ब्लड सेल्स के एवरेज वॉल्यूम से हमें रेड ब्लड सेल के साइज़ के बारे में पता चलता है। तो इस मेथड के थ्रू एनीमिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनीमिया, दूसरा है मैक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनीमिया, तीसरा है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और चौथा है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इन चारों एनीमिया को हम टेबल 12.1 में डिस्कस करते हैं। पहली जो कंडीशन है वो है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल का साइज़ नॉर्मल है, और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल का कलर भी नॉर्मल है। तो इसमें क्या होगा कि रेड ब्लड सेल का साइज़ नॉर्मल है, तो इस वजह से मीन करपस्कुलर वॉल्यूम जो है वो 90 है, मीन्स नॉर्मल है, और रेड ब्लड सेल का कलर भी इसमें नॉर्मल है। तो एज अ रिज़ल्ट मीन करपस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है, जो कि 30 है। मैक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनीमिया, ये वो एनीमिया है जिसमें रेड ब्लड सेल का साइज़ ज़्यादा होता है, मीन्स मैक्रोसाइटिक है, लेकिन इसका जो कलर है रेड ब्लड सेल का वो नॉर्मल होता है। तो एज अ रिज़ल्ट इसमें मीन करपस्कुलर वॉल्यूम जो है वो 90 से ज़्यादा है, और इसमें मीन करपस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 30 है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का कलर नॉर्मल है। तीसरा जो कंडीशन है वो है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक का मतलब है कि इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स, तो इसमें सेल का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन हाइपोक्रोमिक का मतलब ये है कि इसमें कलर जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, मीन्स रेड ब्लड सेल की जो रेडनेस है उसमें कमी आ गई है। तो अगर रेड ब्लड सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है तो मीन करपस्कुलर वॉल्यूम 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन जो मीन करपस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो 30 से कम है, क्योंकि रेड ब्लड सेल की रेडनेस में कमी आई है। चौथा जो कंडीशन है वो है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक का मतलब है कि डिक्रीज साइज ऑफ द सेल, हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि लेस कलर। तो इसमें जो कलर है वो भी लेस है, और इसके साथ साथ रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो भी स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि मीन करपस्कुलर वॉल्यूम जो है वो 90 से कम है, और ये 78 से भी कम होती है, और इसमें जो मीन करपस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो 30 से कम है। दूसरा जो मेथड है वो है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे हम रेड ब्लड सेल्स को इसके एटियोलॉजी की बेस पे मीन्स इसके काज के बुनियाद पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो एनीमिया है वो है हेमोरेजिक एनीमिया, दूसरा हेमोलाइटिक एनीमिया, तीसरा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, चौथा एप्लास्टिक एनीमिया और पांच जो एनीमिया है वो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेज। तो इसमें पहला जो एनीमिया है वो है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेज ब्लड लॉस को कहते हैं। तो वो एनीमिया जो कि एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हो जाए उसको हेमोरेजिक एनीमिया कहा जाता है। ये एक्यूट हेमोरेजिक कंडीशन में भी हो सकता है और क्रोनिक हेमोरेजिक कंडीशन में भी हो सकता है। एक्यूट हेमोरेज का मतलब ये है कि जब सडनली मीन्स स्पेशली एक्सीडेंट के टाइम पे जब लार्ज क्वांटिटी में ब्लड बॉडी से लॉस होती हैं तो इस कंडीशन को एक्यूट हेमोरेज कहा जाता है। 24 आवर के टाइम पे एक्यूट हेमोरेज के रिज़ल्ट में जो प्लाज्मा पोर्शन में कमी आई है उसको फिर नॉर्मलाइज किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ किया जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट ब्लड वॉल्यूम में जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन रेड ब्लड सेल की जो रिप्लेसमेंट है उसमें नियरली 4 to 6 वीक लगते हैं। तो इस वजह से रेड ब्लड सेल का जो नंबर है वो 4 to 6 वीक तक डिक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, मीन्स ब्लड में जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है लेकिन रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम कम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली जो रेड ब्लड सेल्स है वो नॉर्मोसाइटिक होता है, मीन्स इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल होता है और नॉर्मोक्रोमिक भी होते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो भी नॉर्मल होती है। जब एक्यूट हेमोरेज कंडीशन में रेड ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज हो जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइपॉक्सिया होता है और यही हाइपॉक्सिया पैर बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो एज ए रिज़ल्ट 4 to 6 वीक में ये कंडीशन पैर नॉर्मल की तरफ आती है। क्रोनिक हेमोरेज, क्रोनिक हेमोरेज का मतलब ये है कि जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बॉडी से ब्लड लॉस होता हो, इंटरनल ब्लड लॉस होता हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती हो, तो इस कंडीशन को क्रोनिक हेमोरेज कहा जाता है। ये पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में होता है, परप्यूरा की कंडीशन में होता है, हेमोफेलिया और मेनोरेजिया की कंडीशन में होता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब ये है कि जब स्टमक या ड्यूडिनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग की ब्रिकेज हो जाए और इससे पैरों ह्यूज ब्लड लॉस होता है। परप्यूरा का मतलब ये है कि रेड और पर्पल कलर स्पॉट अपेयर होते हैं स्किन में, क्योंकि स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो गई होती है। हेमोफीलिया का मतलब ये है कि जब बॉडी में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होती हो तो इस कंडीशन को हेमोफीलिया कहा जाता है। तो जब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होती हो तो एज ए रिज़ल्ट जब भी कोई कट या इंजरी लग जाता है तो ह्यूज ब्लड लॉस होता है। और इसके बाद जो मेनोरेजिया है, मेनोरेजिया का मतलब है कि हीवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हीवी ब्लीडिंग होती है। तो इन सारे कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक हेमोरेज होता है। क्रोनिक हेमोरेज के टाइम पे तो कंटिन्यूस ब्लड की लॉस होती है, तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी में आयरन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। और एज अ रिज़ल्ट पर इस टाइप ऑफ एनीमिया में माइक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल होती है, मीन्स इसका साइज़ रिड्यूस होता है और इसमें रेड ब्लड सेल का जो कलर है वो भी डिक्रीज होता है, मीन्स रेड ब्लड सेल की जो रेडनेस है उसमें कमी आ जाती है। हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मली जब रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कम्प्लीट हो जाता है तो इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन फिर डिस्ट्रक्टेड रेड ब्लड सेल्स को न्यू यंग हेल्थी रेड ब्लड सेल रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन जब बॉडी में कोई एबनॉर्मली रेड ब्लड सेल की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती हो जिसको इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन नॉर्मलाइज न कर सकती हो, तो इस कंडीशन में हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। और इस हेमोलाइटिक एनीमिया को फिर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा है इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया, एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें जो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। इसमें कोई रेड ब्लड सेल में अपनी कोई डिफेक्ट नहीं होती। ये एक्सटर्नल फैक्टर एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं, केमिकल्स भी हो सकती हैं और ड्रग्स भी हो सकती हैं। Common causes of extrinsic hemolytic anemia: liver failure, renal failure, hypersplenism, burns, infection like hepatitis, malaria, and septicemia. Drugs such as penicillin, anti-malarial drugs, and sulfur drugs. Poisoning by chemical substances like lead, coal, tar,
हेमोलाइटिक डिजीज़ एंड न्यू बर्न एंड फीटस, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस कहा जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें RH डिफरेंस की वजह से फीटस में जो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसमें इस तरह होता है कि फीटस जो है वो RH पॉजिटिव होती है और मदर RH नेगेटिव होती है। तो एज ए रिज़ल्ट मदर में RH के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बन जाती है और ये RH एंटीबॉडी पर प्लेसेंटल बेयर को क्रॉस करके वहाँ पे फीटस में रेड ब्लड सेल की हेमोलाइसिस कर देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में भी एक्सटेंसिव हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसा कि रोमेटाइड अर्थराइटिस और अल्सरेटिव में भी एक्सटेंसिव हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। एंट्रेंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया, एंट्रेंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं होती, बल्कि रेड ब्लड सेल में खुद कोई डिफेक्ट प्रेजेंट होती है। इसमें अनहेल्थी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है जिसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम होता है। तो इस रिज़ल्ट बहुत सून इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप की हो जाती है, मीन्स जो मून लाइक शेप है इस शेप की रेड ब्लड सेल बन जाती हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो लॉस हो जाती है और रेड ब्लड सेल फ्रेजाइल हो जाती है, मीन्स इजीली ब्रेकेबल बन जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल सिकल शेप की हो जाती है और इसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसमें जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसको हेमोग्लोबिन एस कहा जाता है। और इस हेमोग्लोबिन इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, क्योंकि हमें पता है कि रेड ब्लड सेल का जो ग्लोबिन चेन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन। इसमें अल्फ़ा चेन नॉर्मल होती है लेकिन बीटा चेन में जो ग्लूटामिक एसिड है उसको विलीन अमाइनो एसिड रिप्लेस कर लेते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन हो जाती है और इसके रिज़ल्ट में जो हेमोग्लोबिन बन जाता है उसको हेमोग्लोबिन एस कहा जाता है। जब लार्ज अमाउंट में हेमोग्लोबिन एस एक रेड ब्लड सेल में प्रेसिपिटेट करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की शेप सिकल शेप हो जाती है और इस सिकल शेप की वजह से रेड ब्लड सेल फ्रेजाइल बन जाती हैं जिसकी हेमोलाइसिस हो जाती है, मीन्स इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया उस कंडीशन में होते हैं जब दोनों फादर और मदर से सिकल सेल एनीमिया का जीन आ जाए, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक रिसेसिव कंडीशन है। जब एक फादर से नॉर्मल जीन आ जाए या एक मदर से नॉर्मल जीन आ जाए तो इस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया नहीं हो सकता। जब दोनों फादर और मदर से सिकल शेप वाला जो जीन है वो आ जाए तो फिर इस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया हो सकती है। चिल्ड्रन में ये हेमोलाइज सिकल सेल जो है ये ब्लड वेसल में जमा हो जाती हैं और रिजल्ट ब्लड वेसल की ब्लैकेज कर देती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, मीन्स ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है। और ये जो इन्फेक्शन है ये स्मॉल बोन्स में कॉमन है और मेनली स्मॉल बोन्स में ये हैंड और फुट के जो फिंगर्स हैं जो टोस हैं उसमें जो स्मॉल बोन्स प्रेजेंट हैं उसकी मेनली इन्फेक्शन हो जाती हैं। तो इस वजह से इस डिज़ीज़ को हैंड एंड फुट सिंड्रोम भी कहा जाता है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल में एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसको कूलीज एनीमिया और मेडिटेरेनियन एनीमिया भी कहा जाता है। हमें पता है कि हेमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट मुश्तमिल होते हैं, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन में जो है वो पेयर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। इस ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए ग्लोबिन जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है और नॉर्मली ये जो ग्लोबिन जीन है ये 2 अल्फ़ा चेन की प्रोडक्शन करता है और 2 बीटा चेन की प्रोडक्शन करा लेता है। लेकिन जब इस ग्लोबिन चेन में कोई एबनॉर्मिटी आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए तो एज ए रिज़ल्ट अल्फ़ा और बीटा चेन की जो सिंथेसिस है इसमें भी इम्बैलेंस आ जाती है। इसमें क्या होता है कि या तो अल्फ़ा या बीटा चेन में कोई एबनॉर्मिटी प्रेजेंट होती है या इसका लेंथ रिड्यूस हो जाता है या ये टोटली एब्सेंट होती है। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन की रेड ब्लड सेल में प्रेसिपिटेशन हो जाती है। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन इमैच्योर रेड ब्लड सेल में प्रेसिपिटेट होते हैं तो ये एरिथ्रोपोइसिस को इफेक्ट करते हैं, मीन्स रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट करते हैं क्योंकि मैच्योर रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन सही नहीं हो पाती। लेकिन जब ये प्रेसिपिटेशन मैच्योर रेड ब्लड सेल में हो जाए तो एज ए रिजल्ट हेमोलाइसिस हो जाती है, मीन्स रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये जो थैलेसीमिया है इसके बाद 2 टाइप्स हैं, एक है अल्फ़ा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। तो चलो स्टार्ट लेते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया से।
अल्फ़ा थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो अल्फ़ा चेन है उसमें या तो कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या ये टोटली एब्सेंट होती हैं, या इसका जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में हेमोग्लोबिन में अल्फ़ा चेन की बजाय सारे बीटा चेन होते हैं। मींस नॉर्मली जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होते हैं, लेकिन अल्फ़ा थैलेसीमिया की कंडीशन में एडल्ट्स में 4 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और अल्फ़ा चेन टोटली एब्सेंट होते हैं। लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन में इस अल्फ़ा चेन की बजाय गेमा चेन होते हैं। मींस इसमें जो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है वो 2 अल्फ़ा और 2 गेमा चेन पे मुश्तमिल होती है। तो एडल्ट्स पे इसका इफ़ेक्ट ये है कि एडल्ट्स में ये हेमोलाइसिस काज कर लेती हैं और चिल्ड्रन में ये एरिथ्रोपोइसिस को इफ़ेक्ट करती हैं। बीटा थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बीटा चेन के नंबर में कमी आ जाती है। मींस बीटा चेन नॉर्मली 2 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब एक प्रेजेंट होता है तो फिर बीटा थैलेसीमिया होता है। या बीटा चेन टोटली एब्सेंट होते हैं, मींस दोनों के दोनों चेन एब्सेंट हो, या बीटा चेन में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि बीटा चेन की बजाय अल्फ़ा चेन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। मींस हेमोग्लोबिन में 4 के 4 अल्फ़ा चेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अल्फ़ा चेन है इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है और ये डेफेक्टो एरिथ्रोपोइसिस काज करते हैं और हेमोलाइसिस काज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, एरिथ्रोपोइसिस के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस ज़रूरी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आयरन और इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस जो है ये हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब इन सब्सटेंसेस की डिफिशियंसी आ जाए तो इसको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया कहा जाता है। इसमें जो पहला टाइप है वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सबसे कॉमन टाइप है एनीमिया की। इसमें क्या होता है कि फूड में बॉडी को कम आयरन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो माइक्रोसाइटिक होती हैं, मींस इसका जो साइज़ है वो कम होता है और हाइपोक्रोमिक होती हैं और इसका कलर भी लेस होता है। काजेज़ ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, पहला जो काज है वो है लॉस ऑफ ब्लड। जब ब्लड का लॉस ज़्यादा होता हो बॉडी से तो एज अ रिज़ल्ट आयरन की कमी आ जाती है बॉडी में। दूसरा काज है डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, जब फूड में आयरन की कमी हो तो फिर भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। तीसरा जो काज है वो है पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्राम इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन से आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। और ये किस कंडीशन में होता है, जब कापर की अवेलेबिलिटी कम हो। कापर मेनली आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जब बॉडी में कापर की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो आयरन की एब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन से रिड्यूस हो जाता है। चौथा जो कंडीशन है वो है इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशन लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी, जब बच्चे का हीवी ग्रोथ स्टेज चल रहा होता है या प्रेगनेंसी के टाइम पे, इन दोनों कंडीशन में जो आयरन की डिमांड है वो ज़्यादा होती है, तो एज अ रिज़ल्ट आयरन की कंसनट्रेशन बॉडी में डिक्रीज हो जाती है। फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो ब्रेटल नेल्स होते हैं, मीन्स इजीली ब्रेकेबल होते हैं। दूसरा है कि स्पून शेप नेल होते हैं, चम्मच टाइप नेल्स होते हैं जिसको काइलोनेकियासिस कहा जाता है। तीसरा है कि ब्रेटल हेयर होते हैं, मीन्स इसके जो हेयर है वो इजीली ब्रेकेबल होते हैं। चौथा है एट्रापी ऑफ पेपेरा इन अ टंग, टंग में जो पेपेरा प्रेजेंट है उसकी एट्रापी हो जाती है, मीन्स वो एब्सेंट हो जाती हैं। और पांचवा जो कंडीशन है वो है डिस्फेगिया, मीन्स स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी आ जाती है, फूड और लिक्विड की स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी आ जाती है। प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन पार्ट है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती, तो एज अ रिज़ल्ट हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। इसमें रेड ब्लड सेल मैक्रोसाइटिक होता है और हाइपोक्रोमिक होता है, साइज़ इसका बड़ा होता है लेकिन कलर इसका लेस होता है। परनेशियस एनीमिया और एडिसन डिजीज़, परनेशियस एनीमिया वो एनीमिया है जो कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से हो जाए। परनेशियस एनीमिया को एडिसन एनीमिया भी कहा जाता है। नॉर्मली हमारे पास एक एंट्रेंसिक फैक्टर होती हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा के पीटर सेल से सिक्रीट होती हैं। यही एंट्रेंसिक फैक्टर इंटेस्टाइन से विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
और ये विटामिन B12 फिर क्या करता है कि ये रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एट्राफी हो जाए, जब पीटर सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन नहीं हो पाती। जब इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन कम होती है तो इंटेस्टाइन से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाती हैं। और जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती हैं तो बॉडी में रेड ब्लड सेल की मैच्योरेशन बहुत सीवियरली इफेक्ट होती हैं। तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी में जो लार्ज अमाउंट में सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं और इमेच्योर होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस है, रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल होती है या स्लाइटली लो होती हैं। तो इस वजह से ये जो एनीमिया है ये मैक्रोसाइटिक है और नार्मोक्रोमिक है। कलर नॉर्मल भी हो सकता है या कलर में थोड़ी सी कमी भी आ सकती है, हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है। पहले साइंटिस्ट को इस एनीमिया के काज के बारे में पता नहीं था, इस वजह से इस पेशेंट को ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट था और इसके साथ साथ ये बहुत फेटल कंडीशन थी। तो इस वजह से इसको परनेशियस एनीमिया का नाम दिया गया। परनेशियस एनीमिया ओल्ड एज में कॉमन है। इसके अलावा फीमेल्स में ये कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसा कि डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड और एडिसन डिजीज़ की कंडीशन में भी हो सकता है। अब इस एनीमिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पहले तो स्किन का कलर लेमन येलो हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें रेड सोर रंग होगा। इसके अलावा जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसा कि पैरास्थेसिया, जिसमें एबनॉर्मल सेंसेशन होती है लाइक नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग एटसेट्रा, प्रोग्रेसिव वीकनेस, बॉडी में वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है, एथेक्सिया, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन आ जाती है, मीज मसल कोऑर्डिनेट वे में मूवमेंट नहीं कर पाते। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से होती है। फोलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेड ब्लड सेल की मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल में डीएनए के सिंथेसिस करा लेता है। तो जब फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है तो एज अ रिजल्ट रेड ब्लड सेल्स की डिवीजन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में या मेगेलोब्लास्टिक स्टेज में ही रह जाती हैं और इस स्टेज में रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो सबसे लार्ज होता है। तो रेड ब्लड सेल्स की मेगलोब्लास्टिक स्टेज में होने की वजह से इस एनीमिया को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। अब इस मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की फीचर्स क्या हैं? इसमें परनेशियस एनीमिया के सारे फीचर होते हैं एक्सेप्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मींस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में नहीं होते, बाकी सारे परनेशियस एनीमिया के फीचर इसमें होते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एक बोन मेरो डिसऑर्डर है जिसमें रेड बोन मेरो को फैटी टिश्यू रिप्लेस कर लेता है। तो एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। बोन मेरो डिसऑर्डर किन कंडीशन में हो सकते हैं? जब कोई पर्सन रिपीटेडली एक्सरे और गेमा रेडिएशन को एक्सपोज हो। दूसरा ये कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, क्यूनिन, गोल्ड साल्ट्स, बेंजीन्स और रेडियम की वजह से भी हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जो है उसका साइज़ भी नॉर्मल होता है और इसका जो कलर है वो भी नॉर्मल होता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेज, ये सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है आफ्टर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है कि आयरन की मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं या एरिथ्रोपोइटिन का जो एक्शन है उसको रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पेन है वो कम होती है। तो जब रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कम होता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी जल्दी रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है और रेड ब्लड सेल की इंक्रीज डिस्ट्रक्शन की वजह से रेड ब्लड सेल का कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाता है और जब रेड ब्लड सेल का कंसनट्रेशन डिक्रीज होता है तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो नॉर्मल होता है और इसका जो कलर है वो भी नॉर्मल होता है। कॉमन काज ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, पहला जो कंडीशन है वो है रेमेटाइड अर्थराइटिस। रेमेटाइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें एनीमिया हो सकता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है
क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस और इसके अलावा एप्सिस इन लंग्स, अगर लंग्स में एप्सिस की फॉर्मेशन हो जाए तो इन दोनों कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। क्रोनिक रीनल फेल्यूर, जिसमें एरिथ्रोपाइटिन की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है। और एरिथ्रोपाइटिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और वहाँ पर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देता है। तो अगर एरिथ्रोपाइटिन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर में हुडकिन डिजीज़ और लंग और ब्रेस्ट के कैंसर की वजह से एनीमिया हो सकते हैं। हुडकिन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लिम्फोसाइट्स की मैलिग्नेंसी हो जाती है। मींस लिम्फोसाइट्स टी सेल और बी सेल की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में रेड ब्लड सेल जनरली नॉर्मल साइज़ और नॉर्मल कलर की होती हैं, लेकिन अगर इस क्रोनिक डिजीज़ की कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी भी आ जाए तो सेल्स माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक बन जाते हैं। मींस इसका साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है और इसका कलर भी लेस हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, अब एनीमिया के जनरल साइंस और सिम्टम्स क्या है और इसके डिफरेंट आर्गन्स पे क्या इफेक्ट है। मेटाबॉलिज्म, सेवियर एनीमिया की कंडीशन में बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है। स्प्लीन, एनीमिया की कंडीशन में स्प्लीनों में गिर हो जाती है। मींस स्प्लीन का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और स्प्लीन को अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अपना साइज़ इंक्रीज करना पड़ेगा। लीवर, लीवर की डिसफंक्शन और लीवर की इन्लार्जमेंट स्पेशली सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में होती हैं। डाइजेशन, अब डाइजेशन पे क्या इफेक्ट है। पहला ये कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, मींस एनोरेक्सिया हो जाती है, भूख की कमी आ जाती है। दूसरा है कि नाजिया, वोमिटिंग, एब्डामिनल डिस्कम्फर्ट, कंस्टिपेशन वगैरह तो कॉमन है। परनेशियस एनीमिया में हमने पहले भी कहा कि जो टंग में बेपेला प्रचन होती है उसकी एट्रापी हो जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि नेक्रोटिक लेजन अपेयर होती हैं माउथ में और फेरिंग्स में। इसके अलावा जो स्टूल का कलर है, जो फीस का कलर है वो मेरून कलर की हो जाती है। किडनी, किडनी पे इसका ये इफेक्ट है कि एनीमिक कंडीशन में रेनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और इसमें अल्बुमिनोर सबसे कॉमन है। मीज़ अल्बुमिन जो कि एक लार्ज प्रोटीन है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर हो जाती है और फिर इसकी रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो एज द रिजल्ट लार्ज अमाउंट में अल्बुमिन यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका इफेक्ट ये है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाती हैं। इसके अलावा स्किन अपना इलास्टिसिटी लॉस कर लेती हैं और थिन और ड्राई हो जाती हैं। हेयर पे क्या इफेक्ट है कि हेयर की लॉस बहुत ज़्यादा हो जाती है, हेयर की थिननेस हो जाती है और हेयर बहुत कम ही उम्र में ग्रे कलर का हो जाते हैं। इसके अलावा नेल्स जो है वो ब्राइटल बन जाते हैं मी और इजीली ब्रेकेबल होते हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया में जॉन्डिस की वजह से स्किन येलो हो जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल पे इफेक्ट ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस 3 कंडीशन में हो सकती है। या तो मेनोरेजिया होता है, मींस हेवी ब्लड लॉस होता है, या ओलिगोमेनोरिया होता है, मींस इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होती है, या एमेनोरिया होता है, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटली एब्सेंट होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट ये है कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, मींस कार्डियो हो जाता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो एज ए रिजल्ट टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। तो हार्ट इस कंडीशन को कंपेंसेट करने के लिए, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए तेज़ी से धड़कता है और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा हार्ट की डायरेक्शन हो जाती है और कार्डियक मरमर प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड फ्लो की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेयर एनीमिक कंडीशन में एंजाइना और हार्ट अटैक की चांसेस भी होती हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट है कि रेस्पिरेशन का जो रेट है, स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है और इसका फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, मीन्स हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है और कभी कभार इसकी वजह से शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मीन्स डिस्पनिया हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट ये है कि कोल्ड के लिए बॉडी की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, हेडेक हो जाता है, कंसंट्रेशन लॉस हो जाती है
रेस्टलेसनेस आ जाती है, इरिटेबिलिटी होती है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, वर्टिगो एंड फेंटिंग। इसके अलावा मसल वीक हो जाते हैं और इसमें फीटिगो आ जाती है, मीन्स बहुत तेज़ी से मसल में थकावट आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनीमिया। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।